जब रात में ध्रुव अपने घर पहुंचा तो उसकी आई ने उससे बहुत से सवाल किए, लेकिन फिर ध्रुव के हाव भाव देखकर उन्होंने उससे ज्यादा कुछ नहीं पूछा। फिर ध्रुव अपने कमरे में चला गया और सोचने लगा कि आखिर उसके साथ ऐसा क्यों हुआ। क्या उसकी जिंदगी अलग हो सकती थी? ऐसा क्या था जो उसके पास नहीं था? लोगों का उसे लेकर बर्ताव इतना गलत क्यों है? इन सभी सवालों का बस एक ही जवाब था, पैसा। ध्रुव अगर पैसे वाली फैमिली से होता तो उसकी जिंदगी में इतनी मुश्किलें नहीं होती। सिर्फ यही एक चीज उसकी जिंदगी को पूरी तरह से बदल सकती थी। ध्रुव इन सवालों का कुछ नहीं कर सकता था। उसकी जिंदगी की सच्चाई यही थी कि वो एक मिडिल क्लास फैमिली से आता था। वो रातों रात अपनी सच्चाई को बदल तो नहीं सकता था, इसलिए उसने इस बारे में ज्यादा नहीं सोचा और सब कुछ भुलाकर आगे बढ़ने के बारे में सोचने लगा। ध्रुव समझ चुका था कि पायल को लेकर उसकी फीलिंग्स एक तरफा है, इसलिए उसे अपनी फीलिंग्स को भूलकर पायल से दूरी बनानी होगी। ये उसके लिए आसान नहीं होगा, लेकिन उसके पास दूसरा कोई रास्ता नहीं था। उस रात ध्रुव ने सोने की बहुत कोशिश की, लेकिन उसे नींद नहीं आई। मन ही मन उसने सोचा कि कल उसे पहले की ही तरह नॉर्मल रहना होगा। आई को आज के बारे में पता नहीं लगना चाहिए। ध्रुव रुक नहीं सकता था। उसका गोल आज भी पहले की तरह ही था। कल से सब पहले की तरह करना होगा। इसके बाद धीरे धीरे ध्रुव अपनी क्लास के स्टूडेंट से अलग हो गया। पहले भी उसका कोई दोस्त नहीं था और फ्रेशर्स के बाद तो उसने खुद से दूसरे स्टूडेंट से दूरियां बना ली। कॉलेज में उसका बस एक ही काम होता था, या तो क्लास अटेंड करना या फिर लाइब्रेरी में बैठकर पढ़ना। वो और नीरज दोनों एक दूसरे के पक्के दोस्त बन गए थे, क्योंकि पूरी स्टेट मैनेजमेंट कॉलेज में ध्रुव को सिर्फ नीरज ही ऐसा दिखता था जो उसकी बातों को समझ पाता था। नीरज का हाल भी ध्रुव जैसा ही था, इसलिए वो ध्रुव की सिचुएशन से रिलेट कर पा रहा था। देव और ध्रुव के बीच में हमेशा तकरार बनी रही। देव के दोस्तों ने ध्रुव और नीरज को परेशान करने का कोई मौका नहीं छोड़ा। पायल देव की गर्लफ्रेंड बन चुकी थी, इसलिए हमेशा उसके ग्रुप के साथ रहती थी। हर दिन वो पायल को कॉलेज के कैंटीन में या बाहर देव और उसके दोस्तों के साथ घूमते हुए देखता था। पायल को देखते ही उसे फ्रेशर्स पार्टी वाला दिन याद आ जाता था। फ्रेशर्स के बाद पायल भी ध्रुव को अवॉइड करने की कोशिश करने लगी थी। ध्रुव ये बात अच्छे से समझ सकता था, क्योंकि सबको पता था कि देव ध्रुव को बिल्कुल पसंद नहीं करता। ऐसे में पॉसिबल था कि उसने ही पायल को ऐसा करने को कहा होगा। देखते ही देखते पता नहीं चला कि कब ग्रेजुएशन के 3 साल बीत गए। ध्रुव मिस्टर नोबडी बन गया था और देव की पॉपुलैरिटी और बढ़ गई थी। इन 3 सालों में ध्रुव ने इंग्लिश पर अच्छी कमान हासिल कर ली थी और इतना कॉन्फिडेंस गेन कर लिया कि कॉलेज के प्रोफेसर और टीचर्स का उसे लेकर बर्ताव बदल गया था। ध्रुव क्लास का एक अच्छा स्टूडेंट था, लेकिन उसके पास जो आइडिया थे और उसकी बेसिक कंसेप्ट पर जो कमांड थी, उसकी वजह से क्लास में उसकी अपनी एक पोजीशन बन गई थी। क्लास के बाहर जो होता था वो अलग बात थी, लेकिन क्लास के अंदर हर कोई उसकी प्रेजेंटेशन सुनना चाहता था। ध्रुव के नोट्स बहुत अच्छे होते थे, इसलिए हर किसी को उसके नोट्स चाहिए होते थे। दूसरी तरफ पायल क्लास की टॉपर थी। पहले साल से अब तक उसने क्लास में कई बार टॉप किया था। ध्रुव और पायल एक ही क्लास में होते हुए भी धीरे धीरे एक दूसरे से दूर हो गए। 3 साल बाद मुंबई की लाइफ बहुत फास्ट थी। यहां सुबह की पहली किरण पड़ते ही लोग अपने अपने काम में लग जाते थे। ध्रुव के साथ भी कुछ ऐसा ही था, क्योंकि उसका कॉलेज उसके घर से इतना दूर था, इसलिए उसे रोज सुबह जल्दी उठकर तैयार होना पड़ता था। आज भी वो अलार्म की आवाज से उठा और घड़ी में टाइम देखकर जल्दी जल्दी तैयार होने लगा। ध्रुव ने घड़ी में टाइम देखते हुए खुद से कहा, मर गए भाई, आज तो लगता है कि लेट हो जाएंगे। वो तैयार होकर रोज की तरह भगवान से आशीर्वाद लेने के लिए उनके सामने आया। ध्रुव का घर भले ही छोटा था, लेकिन फिर भी उसकी मां ने भगवान के लिए घर में सुंदर और छोटा सा मंदिर बनाया हुआ था। हर सुबह सबसे पहले उठकर ध्रुव की आई भगवान को दिया लगाकर और उन्हें भोग लगाने के बाद ही कोई दूसरा काम करती थी। आज भी वहां पर आई का जलाया वो दिया रखा हुआ था। ध्रुव ने भगवान के सामने हाथ जोड़े और उनसे प्रार्थना की कि वो उन पर हमेशा इसी तरह
अपना आशीर्वाद बनाए रखें। भगवान के सामने हाथ जोड़ने के बाद ध्रुव अपनी मां को ढूंढने लगा। उसने आई को आवाज लगाते हुए कहा, आई कहां हो तुम? चलो नाश्ता कर लेते हैं। लेकिन ध्रुव को कोई जवाब नहीं मिला और उसे चिंता होने लगी। ध्रुव ने देखा कि उनके घर की छोटी सी बैठक में उसकी आई अकेली बैठी है और सिसक सिसक कर रो रही है। ध्रुव तुरंत अपनी आई के पास आया और उसने पूछा, क्या हुआ? तुम ऐसे रो क्यों रही हो? अगर तुम रोगी तो मुझे भी रोना आ जाएगा। ध्रुव की आई ने उसे अपने पास बिठाया और उससे कहा, बेटा मुझे माफ कर दो, मैंने तुमसे एक बहुत बड़ा सच छुपाया है। ध्रुव को कुछ समझ नहीं आया, आखिर ऐसा क्या हो गया था और उसकी आई किस सच की बात कर रही थी। तो ध्रुव ने कहा, आई क्या हुआ है, मुझे साफ साफ बताइए। ध्रुव की आई ने कहा, तुम पूछते थे ना कि तुम्हारे पापा कहाँ हैं? ध्रुव ने कहा, हाँ मां, आपने बताया था कि बचपन में उनका एक्सीडेंट हो गया था। यह सुनकर ध्रुव की आई ने कहा, वो सब झूठ था बेटा, असल में तुम्हारे पापा जिंदा थे, लेकिन मैं तुम्हें उनके बारे में कुछ नहीं बता पाई क्योंकि मैं मजबूर थी। तुम्हारे पापा का नाम रविश हीराचंदानी था। यह नाम सुनकर ध्रुव हैरान हो गया था, उसे अपने कानों पर विश्वास नहीं हो रहा था। रविश हीराचंदानी ग्रुप के मालिक थे और यह ग्रुप दुनिया के कुछ सबसे अमीर बिजनेस ग्रुप्स में से एक था। उनका नाम भारत ही नहीं बल्कि पूरे एशिया के सबसे अमीर आदमियों में आता था। फिर ध्रुव की आई ने उसे आगे बताया, मैं और तुम्हारे पापा एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। हम दोनों ने कोर्ट मैरिज करने का फैसला किया, लेकिन हमारा यह फैसला हम दोनों की फैमिलीज ने कभी एक्सेप्ट नहीं किया, इसलिए हम दोनों अलग रहने लगे। शादी के 1 साल बाद तुम हमारी जिंदगी में आए, लेकिन तब तक तुम्हारे बाबा की फैमिली हमारे ऊपर प्रेशर डालने लगी और हीराचंदानी परिवार के लोगों की पहुंच इस देश के प्रधानमंत्री तक थी। मेरी और तुम्हारी जान को खतरा था, इसलिए तुम्हारे पापा मुझे और तुम्हें छोड़कर अपनी फैमिली के पास वापस चले गए ताकि हीराचंदानी ग्रुप की बागडोर संभाल सके। वो मुझे कभी कभी मिलने आते थे, लेकिन उनकी फैमिली के दबाव की वजह से उनका हमसे मिलना भी बंद हो गया। जब मेरे पास कोई नौकरी नहीं थी तो मुझे घर खर्च के लिए वो पैसे भेजा करते थे। अलग रहने के 4 साल बाद हम दोनों ने डिवोर्स लेने का फैसला किया और उसके बाद मैं उनसे फिर कभी नहीं मिली। अपनी कहानी बताते बताते उसकी आई की आंखों में आंसू आ गए। फिर अपने आंसू पोंछते हुए आई ने आगे कहा, आज सुबह मुझे पता चला कि अब वो इस दुनिया में नहीं रहे। हमें उनके अंत्येष्टि में जाने के लिए बुलाया गया है। ध्रुव को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। एक पल में उसकी जिंदगी बदल गई थी। ध्रुव ने खुद को संभालते हुए कहा, आए जो हुआ उसे भूल जाओ, बस अब आगे के बारे में सोचो। ध्रुव की आई ने उसे अपने गले से लगा लिया और उसके सर पर हाथ फेरते हुए कहा, मुझे पता था बेटा कि तुम समझ जाओगे। आज शाम कॉलेज से आने के बाद मैं तुम्हें मैसेज करके बता दूंगी कि हमें कहां मिलना है, वहां से हम उनके निवास जाएंगे। ध्रुव ने अपने बैग में एक सफेद कुर्ता रख लिया ताकि कॉलेज से आने के बाद वो अंत्योष्टि में जाने के लिए तैयार हो सके। आई को बाय कहकर वो घर से कॉलेज के लिए निकल गया। ध्रुव ने आई से कुछ नहीं कहा, लेकिन अंदर ही अंदर वो कंफ्यूज था कि वो ये सब जानकर कैसे रिएक्ट करे। उसने मन ही मन सोचा, आई ये तुमने मुझे कैसे सिचुएशन में डाल दिया है। एक पल उसे पता चला कि उसके पिता जिंदा थे और अगले ही पल उनके इस दुनिया में ना होने की खबर ने उसे एक और झटका दे दिया था। पूरे दिन ध्रुव इसी बारे में सोचता रहा कि आखिर इतने सालों के बाद उसे और उसकी आई को अंत्योष्टि में क्यों बुलाया गया है। क्या हीराचंदानी परिवार उसे और उसकी आई को अपनाएगा, या फिर उन्हें वहां इसलिए बुलाया गया है कि उनकी इंसल्ट करके उन्हें वापस बाहर का रास्ता दिखा दिया जाएगा। क्यों इतने सालों में उसके पापा एक बार भी उससे मिलने नहीं आए? क्या उन्हें उसकी याद नहीं आती थी?
नीरज अपने दोस्त के बिहेवियर को समझ गया था कि हो ना हो कुछ तो गड़बड़ है। तो नीरज ने ध्रुव से पूछा, क्या बात है यार, तू इतना गुमसुम क्यों बैठा है? देख, अगर कल की बात को लेकर तुझे बुरा लगा है तो मैंने तो तुझे कई बार समझाने की कोशिश की, पर तू ही मानने को तैयार नहीं था। ध्रुव ने कहा, वो बात नहीं है यार, बस रात में अच्छे से नींद नहीं पूरी हुई तो इसलिए थोड़ा अजीब सा लग रहा है। कॉलेज खत्म होने के बाद ध्रुव बस बदलकर आई की बताई हुई जगह पर पहुंचा, जहां से वो दोनों एक साथ उसके पापा के निवास जाने वाले थे। थोड़ी देर में उसकी आई भी उसे उसी जगह पर मिली। फिर दोनों ने वहां से एक टैक्सी की और चंदानी निवास के लिए चल दिए। रास्ते में ना तो ध्रुव ने कुछ कहा था, ना ही उसकी आई ने। ध्रुव ने चुपचाप टी शर्ट के ऊपर सफेद कुर्ता पहन लिया और अपने पिता की अंत्येष्टि के लिए तैयार हो गया। बहुत ही अजीब सा माहौल था। पूरे रास्ते ध्रुव यही सोचता रहा कि आखिर उसकी आई ने उससे इतनी बड़ी बात क्यों छुपाई। अब तक ध्रुव रवीश हीराचंदानी के बारे में न्यूज और इंटरनेट पर अवेलेबल इंफॉर्मेशंस की बदौलत ही जानता था। उसे कॉलेज में हीराचंदानी ग्रुप की हिस्ट्री के बारे में भी बताया गया था और उनके ग्रुप की सक्सेस सीक्रेट के बारे में भी ध्रुव को अपने कोर्स की वजह से पता था। अब तक उसने अपने पिता को बड़े बड़े राजनेताओं और बिजनेसमैन के साथ देखा था, लेकिन असल जिंदगी में वो कैसे थे इसके बारे में उसे कुछ नहीं पता था। ध्रुव बस अनुमान लगा रहा था कि आखिर उसके पिता कैसे हो सकते हैं। चंदानी निवास मुंबई के सबसे पॉश इलाके में बनी सबसे महंगी बिल्डिंग थी। इसके अलावा हीराचंदानी परिवार की पूरे भारत में कई प्रॉपर्टीज थी। चंदानी निवास एक आलीशान घर था, जहां पर परिवार वालों के लिए जिम, स्पा, थिएटर, स्विमिंग पूल जैसी लग्जरियस फैसिलिटीज थी। हीराचंदानी परिवार को 24 घंटे हाईटेक सिक्योरिटी की जरूरत पड़ती थी, क्योंकि उनके पास इतना पैसा था कि कोई भी उन्हें आसानी से अपना निशाना बना सकता था। परिवार के हर सदस्य के साथ कम से कम 4 गाड़ियां और 8 बॉडीगार्ड रहते थे। हीराचंदानी ग्रुप की बात करें तो उनकी बिजनेस की शुरुआत स्टील की माइनिंग से हुई थी। इसके बाद उन्होंने कोयला, मार्बल, एल्यूमिनियम जैसे खनिजों की माइनिंग में अपनी इंडस्ट्रीज एस्टैब्लिश की और फिर ऑयल और पेट्रोलियम की माइनिंग में भी उन्होंने अपना नाम बनाया। जैसे जैसे हीराचंदानी ग्रुप का टर्नओवर बढ़ा, वैसे वैसे उन्होंने नए नए बिजनेस सेक्टर्स में अपने कदम रखे। आज हीराचंदानी ग्रुप सर्विस सेक्टर से लेकर ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज तक में अपना डोमिनेंस रखता था। हीराचंदानी ग्रुप की कंपनियां भारत की कुछ सबसे पुरानी कंपनियों में से एक थी, इसलिए लोगों को उन पर भरोसा था। हीराचंदानी ग्रुप की बहुत सी कंपनियां भारत सरकार के साथ मिलकर आम लोगों को कई सर्विसेज मुहैया करवा रही थी और कई कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स में भी हीराचंदानी ग्रुप का बहुत बड़ा हाथ रहा था। पिछले एस्टिमेट्स और बैलेंस शीट की माने तो हीराचंदानी ग्रुप का कुल टर्नओवर $500 बिलियन का था, जो करीब 24.5 लाख करोड़ रुपए होता है। क्या ध्रुव पायल के दिए इस धोखे को हमेशा हमेशा के लिए भुला पाएगा? क्या ध्रुव अपनी आय के बताए इस सच पर यकीन करेगा? आखिर क्या होगा जब ध्रुव और उसकी आय पहुंचेंगे हीराचंदानी निवास? जानने के लिए सुनते रहिए।